सारा आकाश, लेखक राजेंद्र यादव। उत्तरार्ध, पाठ 10। यहाँ क्यों बैठे हो सुबह से? कुछ काम नहीं है? कॉलेज नहीं जाना आज? प्रभा ने आकर बहुत मुलायम स्वर से पूछा। मैं सुस्त और उदास सा प्रेस से आने के बाद ऊपर छज्जे पर ही बैठ गया था। कोठरी की आड़ होने के कारण यहाँ छाया थी। गुमसुम, न किसी से बोला न कहा सुना। बैठा बैठा एक गिलहरी को कूट कूट करते देखता रहा। शायद मेरा चेहरा इतना थका और उतरा हुआ था कि प्रभा ने पास आकर मेरी कलाई छूकर देखी। बुखार तो नहीं है? मैं सूनी सूनी आंखों से प्रभा को देखता रहा और तब भी चुप रहा। उस दिन की बात ने मेरे भीतर की जाने किस चीज को जड़ से हिला दिया था और अब मुझे अपने आसपास कुछ भी सच नहीं लगता था। लगता था झूठ और छल का एक अंतहीन जाल है और उसमें मुझे कैद कर लिया गया है। एक फंदे को काटता हूं तो दूसरा सामने आ जाता है। यह प्रभा, यह भी वैसी ही निकली। इसी को लेकर मैंने अपने सुनहरे भविष्य के सारे सपने संजोए थे। जब भी मैं उसे देखता, मेरे मन में सवाल अपने आप गूंज जाता। फिर मैं चुपचाप नीचे आंगन में देखने लगा। नीचे चूड़ियों से भरा बड़ा भारी सा डला रखा था। इधर उधर मोटा मैला सा कपड़ा लगा था ताकि चूड़ियां फूट ना जाए। हरी, नीली, लाल, सुनहरी तरह तरह की चूड़ियों की मालाएं बड़ी सावधानी से लिटाई हुई थी। चूड़ी वाली ओट में पड़ती थी और झुककर ही उसे देखा जा सकता था। नीले नीले फूल, पत्ती गुदे और उसके हाथ ही कभी दिख जाते थे। जिस हाथ को यो गोदन वाले हाथ चूड़ियां पहना रहे थे, वे निश्चय ही भाभी के हाथ है, यह मैं जान गया। उनके अंगूठे के पीछे एक काला सा दाग है। मेरी इस चुप्पी से प्रभा शायद एकदम घबरा गई। वहीं धरती पर बैठकर कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? तुम्हें मेरी कसम है, बताओ ना, क्या बात हो गई? किसी से लड़ आए क्या? कुछ नहीं, चटके गले से सूखी आवाज निकली। मैं जिस तरह बैठा था बैठा रहा। खुली पलकों और सूनी आंखों से जिधर देख रहा था उधर ही देखता रहा। अचानक इतनी देर से दबा एक बड़ा सा प्रश्न उठता हुआ आकर फिर सामने खड़ा हो गया। अब क्या होगा? तो भी प्रभा जरा सा ओट में हो गई। आंतरिक बेचैनी में मेरा हाथ हिलाकर भर्राए गले से प्रार्थना के स्वर में पूछा, अभी तक नाराज हो उस बात पर? उसकी अधखुल्ली गुलाबी कमल सी आंखों में पिघली चांदी सा पानी तैराया। वह यूं ही अनुरोध और क्षमा याचना के स्वर में मुझे देखती रही। आवाज की आर्द्रता से चौंकता बहुत ही धीरे से मैंने गर्दन घुमाकर उसे देखा और फिर उधर ही देखने लगा जिधर देख रहा था। घुटी आवाज में बताया, प्रभा, मेरी नौकरी छूट गई। छूट गई? कैसे? चौंक कर प्रभा उछल सी पड़ी। शायद एक पल को उसकी आंखों के आगे सारे परिणाम कौंध गए। तभी नीचे से आती अम्मा की पुकार सुनाई दी, बहू, अरे ओ बहू। फिर बड़े स्निग्ध स्वर में कहा, जरा नीचे तो आ बिटिया। जवाब में जरा सा झुककर प्रभा ने जवाब दिया, आई अम्मा जी। मैंने बताया, यूं ही, साला कहता था कि 15 दिन तो तुमने काम सीखा, इसीलिए उन दिनों का कुछ नहीं। तनख्वाह के कागज पर 75 होगी लेकिन देगे 60। इसी बात पर मैं लड़ाया। मैंने बिना हिले डुले प्रभा को बता दिया, नाम पार्ट टाइम का और काम पूरा। फिर ये सब क्यों? ऐसा क्यों? बड़ा आया 75 लिखा कर 60 देने वाला। तुम दिवाकर से जाकर क्यों नहीं कहते? उसके पिताजी का वह दोस्त है ना? प्रभा के माथे पर बल पड़ गए। अंधेर तो है ही।
दर्दीली मुस्कुराहट होठों पर उभर आई। फिर गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, अब उनसे क्या कहे जाकर, देखो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कल और जाऊंगा आखिरी बार, 15 दिन के ही सही, कम वक्त कुछ तो दे। इसी उम्मीद में यह जो दुनिया भर का उधार चढ़ा लिया है, उन्हें भी तो कहीं ना कहीं से चुकाना ही पड़ेगा। फिर अम्मा की आवाज आई, अरे आई नहीं, कर क्या रही है? फिर कर लीजो बातें बाद में। मुझे आश्चर्य हुआ कि आवाज में अब भी चिकनाई और प्यार है। क्या बात है, जाती क्यों नहीं हो? अम्मा बुला रही है जब से। मैंने पूछा। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? चूड़ी पहनने को बुला रही है अब। आजकल तो हमारी बड़ी पूछ हो गई है ना। प्रभा ने परेशानी से जवाब दिया। मैं एकदम गंभीर हो गया। सख्त स्वर में कहा, नहीं प्रभा, चूड़ी वूड़ी कुछ नहीं। हमें किसी की झूठी उम्मीद नहीं रखनी और किसी से कुछ नहीं लेना। मेरा चेहरा एकदम भावहीन हो गया। अम्मा ने फिर आवाज दी तो मजबूरी की कातर निगाहों से देखती प्रभा बड़े बेमन से उठकर नीचे चली गई। मैंने एक बार उसे देखा, लेकिन यूं ही चुपचाप देखता रहा। आधे रास्ते से लौटकर उसने धीरे से कहा, देखो तुम फिक्र मत करो, गई नौकरी तो जाने दो। इतना खून क्यों चलाते हो? मेरे पास घड़ी है, सोने की चूड़ियां है, इयररिंग है। आखिर किस दिन काम आएंगे? बाद में बन जाएंगे। यो भी तो संदूक में ही बंद रखे रहते हैं। यहाँ कौन रोज रोज पहनने की जरूरत पड़ती है? थोड़ी देर में आकर निकाले देती हूँ। पढ़ाई तो चलेगी ही। और उसी तरह उल्टे कदमों वह लौट गई। कोई और समय होता तो शायद मैं उसकी इस बात से कृतार्थ हो जाता। मेरी आंखें डबडबा आती, लेकिन अब सुन लिया और बिना सोचे यूं ही बैठा रहा। नीचे से अम्मा की प्यार भरी झिड़की सुनाई दी, हमारा इतना भी अधिकार नहीं है तुम पर। पहना दो जी मनहारिन, पहना दो। बोल कैसी पहनेगी? अपने आप पसंद कर ले। यानी प्रभा नीचे पहुंच गई है। नहीं नहीं अम्मा जी, मेरा मन नहीं है। अम्मा जी ऊपर चलकर देख लो, मेरे पास ऊपर संदूक में बहुत रखी है। यह प्रभा थी। और पहन लेगी तो क्या हो जाएगा? रखी तो सभी के पास है, हम लोगन का भी तो पेट पलेगा किसी तरह। चूड़ी वाली ने कहा और खनखनाहट से लगा कि चूड़ियों की मालाएं खोल खोल कर दिखाने लगी। एक आध टूटा फूटा वाक्य ऊपर आया, इसके साथ तो यह खूब मिलेगी, गोरी गोरी कलाई में तो यह खिलती है। पहन लेना प्रभा, अब इतना नखरा छोड़। अम्मा जी की बात रखने के खातिर पहन ले। भाभी का स्वर आया। एकदम चुप्पी छा गई। मैं थोड़ी देर सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा कि कोई आवाज सुनाई दे। मुझे विश्वास था कि वह नहीं पहनेगी। अब चूड़ियां पहनाने का ध्यान आया है। अभी तक तो मानो कोई रहता ही नहीं था। जरा सा नीचे की ओर झांक कर देखा, अम्मा और भाभी चूड़ियां पहन चुकी थी और बड़ी प्रसन्न उत्सुकता से प्रभा की ओर देख रही थी। प्रभा घुटनों पर बाहें रखे बैठी थी और उसे अपना हाथ चूड़ी वाले की ओर बढ़ाया हुआ था। एक हाथ दूसरे पांव के पंजे पर रखा था और उसमें ढेर सारी चूड़ियां पहनाई जा चुकी थी। दूसरे हाथ का पंजा दबा दबा कर मनहारिन चूड़ियां चढ़ा रही थी। नीचे कुछ साबुत और कुछ टूटी चूड़ियों के टुकड़े बिखरे थे। दर्द से प्रभा ने अपनी गर्दन दूसरी ओर मोड़ ली थी। आंखें बंद थी और होठों से बार बार सी सी की कराहट फूट पड़ती थी। दूसरा हाथ पांव के पंजे पर रखा अंगूठे को कसकर भींच रहा था। सन्न से जैसे कोई नुकीला तीर दिमाग की तहों को चीरता चला गया। मैंने मना किया था ना। फैले नथुनों से कुछ फूफकार निकली और मैं झटके से उठ खड़ा हुआ।
दांत एक दूसरे के ऊपर घिसे और होंठ भींच गए। दृढ़ता से कदम रखता हुआ नीचे उतर आया और सीधा चूड़ी वाली के सामने जा खड़ा हुआ। प्रभा चूड़ियां पहन चुकी थी और शीशे के धक धक करते रंगों में दोनों कलाइयां झलमला रही थी। उसने मुझे देखा और जैसे बिजली की करंट से उसका चेहरा सफेद पड़ गया। जैसे तैसे आवाज ठेलकर खिसियानी सी हंसी हंसने की कोशिश करते हुए उसने कहा, देखो कैसी लगती है, अम्मा और भाभी की पसंद की है। उस वक्त वह शायद यह भी भूल गई कि अम्मा और भाभी के सामने वह मुझसे नहीं बोलती। मैंने एक पल उसे अपनी निगाह की सारी कड़वाहट और तीखेपन से घूरा और झपक कर उसकी दोनों कलाइयां चूड़ियों के ऊपर से पकड़ ली। भय से प्रभा मानो धिरिया उठी। मुझे नहीं पता उस समय मेरे हाथों में कौन सा दुर्दांत दैत्य आ गया था। तड़पकर मैंने उसकी दोनों कलाइयों को आपस में जोर से बजा दिया और मुट्ठियां भींचकर चूड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चट चट करती हुई चूड़ियों के टुकड़े जमीन पर बिखर गए और मैं पागलों की तरह ऊपर मुंह करके गला फाड़कर ऊंची आवाज में अट्टहास कर उठा, मानो किसी भुनगे को मसल कर फेंक दिया हो। कुछ इस भाव से मैंने उसके दोनों हाथ छोड़ दिए। चूड़ियों के टुकड़े मेरी हथेली और उंगलियों में घुस गए थे। मेरे हाथ खून से तरबतर थे और उसकी कलाइयों से खून की कई धारियां चूने लगी थी। यो खून टपकता देखकर मैं और भी जोर से ठठाकर हंसा। फिर बिना इधर उधर देखे खूब आराम और निश्चिंतता से हाथ हिलाता हुआ ऊपर लौट आया। चूड़ी वाली, अम्मा, भाभी सभी मुझे फटी फटी आंखों से देखे जा रही है। यह बिना मुड़े भी मैं जान गया। बड़ी देर बाबूजी प्रतीक्षा करते रहे कि मैं ही अपनी तरफ से कुछ कहूं। आखिर हार कर उन्होंने रात को पूछ ही लिया, क्यों रे समर, तूने तो शायद 10 तारीख से काम करना शुरू कर लिया था। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, बाबूजी मेरी नौकरी छूट भी गई। अरे तो वह तुझसे कुछ मांग थोड़े ही रहे हैं जो तू नौकरी छूटने की बात बता रहा है, अम्मा ने बीच में कहा। उद्वत स्वर में मैंने जवाब दिया, साफ साफ तो नहीं ही मांग रहे, लेकिन मतलब क्या है वह मैं भी जानता हूं। इस बार बाबूजी एकदम भड़क गए। हवा में हाथ पांव फेंक कर कहा, जानता है तो क्या फांसी पर चढ़ा देगा, बड़े जानते हैं ये। हमने तो एक बात पूछी सो सीधा जवाब तो दिया नहीं, काटने दौड़े, हाँ बैल मुझे मार। फिर माथे पर हाथ मारकर बोले, बेटा हम तो तुम्हारी नस नस जानते हैं, हमारे सामने ही तो बड़े हो, अब साफ साफ मांगने की धमकी देने लगे। हिम्मत तो देखो पूत की। अरे अपनी पहली तनख्वाह लाकर बाप को दी थी, सो अदब कायदा गया चूल्हे भाड़ में, साफ साफ मांगने की धमकी देने लगे। हरामी, तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया सब इसलिए कि तू यो हमारी इज्जत उतार कर रख दे, छाती पर चढ़ चढ़ कर आए। सीधी सीधी बात करो तो कठकने पागल कुत्ते की तरह भौंके। मैंने दुखी और संयत स्वर में पूछा, बाबूजी मैंने आखिर आपसे कहा क्या है जो आप इतने नाराज हो रहे हैं? और तू हमसे कहेगा क्या शहजादे, हम अंधे हैं ना, दिखता थोड़े ही है हमें। हाँ अब तो पढ़ लिए लिख लिए, ब्याह हो गया, अब माँ बाप का क्या है, जाए जहन्नुम में, चूल्हे में पड़े और भाड़ में निकले, तुम अपनी मस्ती मत छोड़ना। वे चीख चीख कर सुनाते रहे। मैंने तो मना किया था बाबूजी कि मेरी शादी मत कीजिए, पहले तो आप ही लोगों ने जबरदस्ती। शोर सुनकर घर के और लोग भी जमा हुआ आए थे। डरे सहमे से एक और झुंड बनाए सब देख रहे थे। शादी शादी शादी। बाबूजी को जब और कुछ कहने को नहीं सूझा तो बेहद नफरत से उन्होंने दोहराया। वे उत्तेजना के कारण थरथरा रहे थे।
ऐसा पता होता कि तू ऐसा निकलेगा तो हम तुझे पैदा होते ही खोद कर गाड़ देते। क्या निहाल कर दिया आपने। अब पढ़ा लिखा कर हाथी बना दिया है ना, सो हमारी ही छाती रौंदेंगे। बेटा यही रीत है, खूब नाम ऊंचा कर रहे हो पुरखों का। अब तो पर फूटे है ही। घर में अब और तो कोई कुछ रहा ही नहीं, अपनी मर्जी के मालिक है। दूसरे भौंकते हैं सो भौंकने दो, कुत्ते हैं अपने आप चुप हो जाएंगे थक कर। सुबह चूड़ियां पहनाई सो फोड़ दी लाट साहब ने। किसी का अब हक थोड़े ही रह गया है तुम पर और तुम्हारी बहू पर। तू तो ऐसा ही चला आया था ईश्वर के पास से। हम तो सोचे कि कौन मुंह लगे कौन मुंह लगे। समझदार लड़का है, खुद ही सारी बातें समझता है, पर उन्हें तो अच्छे से अच्छा खाने को मिलता है ना, सो उनकी सोचे बलाए। अपने लिए पढ़ ले, अपने लिए कपड़े आ जाए, अपनी बहू का साज सिंगार हो जाए, बस सब अपना ही अपना हो जाए। जब तक कोई कुछ बोले कहे नहीं तब तक सिर पर ही चढ़े चले आते हैं। आखिर जब कुछ नहीं सुना गया तो पूछा, बहू के लिए कौन सा साज सिंगार लाया हूं बाबूजी। और जवाब दिए चला जाएगा, जवाब दिए चला जाएगा। बाबूजी क्रोध में हकलाने लगे। अचानक गुस्से से कांपते हुए वे मेरे ऊपर झपट पड़े और भाई साहब अमर उन्हें रोकते ही रह गए। मेरे संभलने से पहले ही लात घूसे थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। हांफते थे और मारते जाते थे। ले ले और दे जवाब, और जवाब देकर देख। लाख बूढ़ा हूं, 1000 मरा गिरा हूं, लेकिन तेरी अक्ल अभी भी ठिकाने लगा दूंगा। तू बहुत हाथ से निकल गया है। मैं चुपचाप बैठा बैठा पिटता रहा, घुटते क्रोध की आग में भुनता रहा और एक भी शब्द मुंह से नहीं बोला। शायद यह बात उनके गुस्से में घी का काम कर रही थी। न रोया, न अपने को बचाने की कोशिश की। बाबूजी को भाई साहब और अमर ने पकड़ लिया था, लेकिन खुद ही डर के मारे थर थर कांप रहे थे। निकल जा मेरे घर से, निकल जा, हट जा, दूर मेरी आंखों से। डूब मर कहीं कुएं तालाब में कमबख्त कमीने। हमने तो शुरू से ही रंग ढंग देख रहे थे, अब पढ़ने लगे हैं ना। अब चुप रहिए बाबूजी, गुस्सा शांत कीजिए। भाई साहब समझा रहे थे। वे लोग उन्हें दोनों तरफ से पकड़कर अलग हटाए किए जा रहे थे। क्रोध के आवेश में उनके मुंह से झाग जैसा थूक निकल रहा था। आंखें खूब चौड़ी चौड़ी फैलकर माथे पर चढ़ गई थी और मुंह से गालियों की अजस्त्र वर्षा हो रही थी। स्त्रियां आपस में रुलाई रोकती सी फुसफुसा रही थी। क्या हुआ, क्या बात हो गई। शायद 2-1 पड़ोसी भी आ गई थी। उनकी धोतियों की पटलियों को पकड़े बच्चे भी आ गए थे और अब यह दृश्य देखकर रोने लगे थे। हाँ बाबूजी, अब चला ही जाऊंगा। मैंने झुका हुआ सिर धीरे से उठाकर भर्राई आवाज में कहा। सुनते ही उन लोगों को एक और झटक कर बाबूजी फिर मेरे ऊपर पलट पड़े। यह तो मैं पहले ही जानता था, यह तो दिख ही रहा था। असल माँ बाप का है तो अभी निकल जा, अभी इसी वक्त। तू तो जब जाएगा तब जाएगा। ला, मैं तुझे अभी रास्ता दिखाई देता हूं। निकलो जी, इसका सामान निकालो, विदा करो दोनों को। हमारे ये कोई नहीं लगते, हमारे लिए पैदा होकर मर गए। चलो उठो, जाओ जी, अपना सामान उठाओ और अपना ठिकाना देखो। हमने हाथ जोड़े। उन्होंने जोर से आपस में हथेलियां मारकर हाथ जोड़े, फिर मेरी बाह पकड़कर बुरी तरह झिझोड़ते हुए बोले, जाइए हुजूर, चलिए, तशरीफ ले जाइए। हमारे यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। खबरदार जो कभी इस घर में पांव रखा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारी तरफ से कहीं मरो, बाहर सड़क पर पड़ो। हमारे बस का नहीं है सांडों को पालना।
तब तक भाई साहब वगैरह ने उन्हें फिर पकड़ लिया था और समझाते शांत कराते एक और ले चले थे। सारी स्त्रियां मेरे ऊपर थू थू करने लगी थी। अम्मा ने डांट कर 2 झापड़ दिए। तू चुप क्यों नहीं हो जाता समर? खबरदार, जो जबान मुंह से निकाली बाप को बराबर से जवाब दिए जा रहा है, बेशरम। इस बार बिना किसी की बात सुने मैं खूब गरज कर कहा, बस अम्मा, साफ ही सुनना चाहता था, आज सुन लिया। मैंने खुद ही इस नरक में नहीं रहना, न रात को चैन न दिन को शांति। सब मतलब के माँ बाप बने हैं। कहीं रहूंगा कुएं में, भाड़ में, कहीं जा पड़ूंगा। कल यहां से चला जाऊंगा, संभाल लेना अपना राजपाट। उस उद्वेग, शोर और गुस्से में भी मन के भीतर कहीं लगा कि मैं घोर अनुचित बात कह रहा हूं। बाप से इस तरह नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात बड़ी अजब लगी, कम से कम उस अवसर को देखते हुए मन में आया कि क्या राम सीता भी इसी तरह लड़ भिड़ कर घर छोड़कर तो नहीं गए थे। भीतर ही अपनी इस बात पर कोई हंसा भी। बाबूजी ने मेरी बात सुनी तो फिर पलटने को मचले, लेकिन किसी ने नहीं छोड़ा। उन्हें वे लोग बाहर बैठक में ले गए। उस क्षण मैंने मन ही मन कसम खाई, कुएं, भाड़, सड़क, फुटपाथ, कहीं भी पड़ा रहूंगा, यहां नहीं रहूंगा, यहां नहीं रहना। कहीं सही, कहीं भी सही, जहां ऊपर छत और नीचे जमीन हो, लेकिन इस नरक में अब नहीं। भीख मांगो, चोरी करो, दुनिया बहुत बड़ी है। सारा रोना चिल्लाना बंद हो गया और सारे घर बार वाले एक स्वर से मेरी भर्त्सना करते रहे। मेरी बदतमीजी पर गालियां बकते रहे, लेकिन मैं चुपचाप घुटनों में सिर गड़ाए बिल्कुल चुप बैठा रहा। बस दिमाग में एक ही बात गूंजती रही, यहां नहीं, यहां नहीं। दुनिया के किसी भी सिरे पर, धरती के किसी भी छोर पर, कहीं भी एक ही तस्वीर कौंधती रही। आगे आगे टिन का बक्सा लादे मैं, और पीछे पीछे ठिठकती चलती प्रभा, और शायद उसके पीछे रोता हुआ कुंवर लक्ष्मण। लोहे की सलाखों पर भुनते हुए कबाब की तरह मैं रात भर अंगारों पर भुनता रहा। विचित्र विचित्र आवाजें दिमाग में आती रही। एक पल को भी आंख नहीं लग सकी, लेकिन एक तंद्रा या जड़ता थी जो मेरे ऊपर छाई रही, और मैं जागृति और सुषुप्ति के बीच जैसे लटका रहा। मुझे ऐसा लग रहा जैसे मेरे दिल की जगह किसी एक भारी पत्थर रख दिया हो और उसकी बोझ से मेरी सांस घुटी जा रही हो। पता नहीं दिल डूबने की बीमारी में कैसा लगता है, लेकिन रह रहकर मुझे लगता कहीं हार्ट फेल ही तो नहीं हुआ जा रहा। शरीर इस तरह सुन्न रहा जैसे मम्मी की तरह मुझे किसी खोल में बंद कर दिया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे केकड़े जैसी कोई चीज है जो कांटेदार रो बाहों में मुझे भींचे हुए है, और मेरे सिर में मैं अपनी सूंड गड़ाकर बूंद बूंद मेरा खून चूसे ले रही है। छटपटाता हूँ, रोता हूँ, लेकिन उसकी अंगारों जैसी आंखों की सम्मोहन से बंधा हूँ, और वह मुझे खाए चली जा रही है। साए साए भाई भाई करता अजब सन्नाटा दिमाग में कराता है, और मैं अपने को इस तरह डूबते महसूस करता रहा जैसे पानी की सतह पर लिटाकर किसी ने मेरी छाती पर पांव रोप दिया हो। मुझे ऐसा लगता रहा जैसे रात भर पानी बरसता रहा। बार बार मैं चौंक कर उठता कि अभी बंद हुआ या नहीं। अचानक किसी ने मुझे छुआ तो मैं बुरी तरह हड़बड़ाकर उठ बैठा। ऊपर से चौंक गया, लेकिन भीतर से मानो उम्मीद कर रहा था कि इसी तरह मुझे कोई छुएगा और मैं उसके इशारों पर उठकर उसके पीछे पीछे चला जाऊंगा। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर देखा कौन है। कलाई में पट्टियां बांधे, हाथों में बड़ी डरती झिझकती सी प्रभा मुझे छूकर जगा रही थी। 4 बज गए, जाओगे नहीं आज? हाँ, याद आया,
शायद रात को कई बार प्रभा ने मेरा माथा छुआ था या माथे पर कुछ मलती रही थी। मैं उठ बैठा, मुंह हाथ धोते हुए सोचा, मुझे आज यह अजब अजब सा क्यों लग रहा है। मैं इस तरह सारे काम क्यों किए जा रहा हूँ, जैसे किसी ने मंत्र से मुझे बांध दिया है और मैं अपनी इच्छा के बावजूद सब करता चला जा रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे ये हाथ पांव मेरे नहीं है और मैं कहीं दूर, बहुत दूर ऊंची जगह चला गया हूँ और वहां से सारी चीजें बड़ी धुंधली धुंधली, अस्पष्ट और अवास्तविक सी दिखाई देती है। किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती। मुंह धोते धोते अचानक मैंने मुड़कर पूछा, रात को पानी बरसा था क्या? नीचे हम दोनों शायद अकेले थे। प्रभा अंगीठी जलाकर कुछ कर रही थी और मैं नल पर था। प्रभा ने गत्ते के टुकड़े से अंगीठी जोखना रोककर पूछा, पानी कहाँ बरसा था पानी? और उसकी यह बात सुनते ही सहसा मुझे याद आ गया, हाँ, आज मुझे इस घर को छोड़ देना है। इससे मुझे कोई मोह नहीं है। मुझे घर खोजना होगा, कहीं भी, कितना भी मुसीबतों से। प्रभा ने छोटे से एल्यूमिनियम की कटोरदान में खाना भरकर खाट पर रख दिया था। मैंने अभ्यासवश उसे उठाकर जेब में ठूसा। कोट पहनते वक्त हथेलियों में पहली बार दर्द हुआ। शायद कल की चूड़ियों के टुकड़े चुभने की तकलीफ थी। बत्ती बुझाकर एक एक कदम रखता हुआ जीना उतरा। लगा आज पाँव कुछ कांप रहे हैं। जूतों की आवाज भी कुछ कुछ अजीब सी निकल रही है। सब कुछ बड़ा अनजाना और अजीब लग रहा है। निचली सीढ़ी से मुड़कर ऊपर देखा, प्रभा मुझे उतरते देख रही हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभी तक सारे लोग सोए पड़े थे। तभी बाहर किसी ने कुंडी खटखटाई और मैं इस तरह उछल पड़ा जैसे हत्यारा हूं और बाहर पुलिस आ खड़ी हुई है। एक पल को सकपका गया। घबराकर चारों ओर देखा, दरवाजा खोलूं या ना खोलूं। फिर सिर के पीछे खुजाता हुआ आगे बढ़ गया। कुंडी खटखटाने के साथ फिर ऊंची आवाज आई, तार लेना साहब। किवाड़ खोले। लाल साइकिल और खाकी वर्दी वाला पियून तार लिए खड़ा था। दस्तखत करके तार लिया, फिर उसे साइकिल पर चढ़कर जाते देखता रहा। ऊपर बाबूजी का नाम लिखा था। हल्का सा उजाला होने लगा था। एक बार फिर तार को पलटकर देखा और मन में आया तार को ज्यों का त्यों दे जाऊं। फिर न जाने क्या सोचकर स्थिर हाथों से लिफाफा फाड़ा। गुलाबी कागज पर टाइप की हुई पत्ती चिपकी थी, मुन्नी एक्सपायर्ड, मुन्नी मर गई। एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा और मेरी समझ में ही नहीं आया कि इस जरा से वाक्य का अर्थ क्या है। तार की बात सुनकर भाई साहब और बाबूजी घबराए हुए नीचे आए थे। कहां से आया, क्या लिखा है? मैं बड़े अस्वाभाविक रूप से धीरे से हंसा और तार उनकी ओर बढ़ा दिया और कहा, लिखा है कि मुन्नी मर गई। साफ नहीं लिखा कि उसे मार दिया। और बिना उन पर उस तार की प्रतिक्रिया देखे मैं चला आया, बेहोश और अचेतन। बाद में शायद घर पर रोया पीटी भी हुई होगी। मैं जानता था प्लेटफॉर्म किधर लगेगा, इसलिए उसकी ठीक उल्टी दिशा में बैठा ताकि जिधर बैठा हूं उधर ही जाने वाले तंग ना करे। गाड़ी चलती रही और मैं खिड़की से बाहर सिर निकाले फटी फटी आंखों से सुबह की फूटती रोशनी को देखता रहा। आज बड़े अजब ढंग से सुबह हो रही है। मस्तिष्क में एकदम अंधेरा था। ऐसा सन्नाटा जैसे अचानक चलते हुए बिजली वाले कारखाने का फ्यूज उड़ जाए और सब कुछ रुक कर एक भयानक सन्नाटे में डूबा रहे। उस क्षण तो एक ही आवाज थी जो रेल की नियमित खटर खटर में दिमाग में गूंज रही थी, नसों पर हथौड़े चला रही थी और कानों में पेंडुलम की तरह टकरा रही थी। मुन्नी मर गई, मुन्नी मर गई, मुन्नी को मार दिया, मुन्नी को मार दिया। एक भारी खंडहर के गुबंद जैसे चिमगादड़ों के पर फटकाने की कोई हल्की कातर
आतंकोत्पादनी आवाज गूंजे और उसकी ध्वनि प्रतिध्वनियों सन्नाटे की लहर बनकर एक के ऊपर एक चढ़कर आती, दूसरी लहर की तरह उमड़कर सारे वातावरण में छा जाए और फिर सब कुछ मौत के गाढ़े सन्नाटे में डूब जाए। फिर अखंड और अमेघ अंधकार। यह आज मुझे क्या हो गया है? मैंने खुद अपने माथे पर हाथ फेरा, धीरे धीरे हथेली से ठोका। तब अचानक गाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। दूसरी ओर स्टेशन आ गया था और मुझे यहां उतरना था। मैंने एक बार प्लेटफॉर्म पर निगाह डाली और बैठा बैठा खिड़की से झांककर अपनी तरफ के प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगा। बीच में 3 चमकदार पटरियां बिछी थी। तब प्लेटफॉर्म का उठान था। अंधेरा अब कतई नहीं था, लेकिन स्टेशन की बत्तियां अभी जल रही थी। सामने वाले प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर जमादार झाड़ू लगा रहा था और धूल के गुब्बारे उसके चारों ओर छाए थे। उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। मैं इस तरह बैठा रहा जैसे उतरना ही ना हो, पर रेल ने सीटी दी तो अचानक ख्याल आया कि अरे, मुझे तो यहीं उतरना है। झट दरवाजा खोला और नीचे गिट्टियों पर उतर आया। खाली पटरियों पर पांव रखा ही था कि देखा कि इन्हीं पटरियों पर दूसरी दिशा से शायद कोई गाड़ी दिल्ली से चली आ रही है। दूर सड़क के पुल के नीचे बड़ा सा इंजन प्रति क्षण पास आता चला आ रहा था। झटकों के साथ इंजन धुआं छोड़ता और लोहे की चमकदार पटरियां खनन खनन करके कांप उठती। भयंकर दैत्य जैसा लुढ़कता चला आ रहा हो। सहसा भीतर से जैसे बात उछली, अगर मैं अपने आप को इसके सामने डाल दूं तो? इस सवाल के साथ ही बंदूक पकड़े हुए दरोगा जी की तस्वीर कौंध गई। सामने घोड़ा था। जिंदगी भर की मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। और मुझे लगा जैसे एक अनजान बिजली के भारी झटके से मैं झपक कर इंजन के सामने जा पड़ा हूं। पटरियों पर गिरने से पहले क्षण के अविभाज्य खंड में चेतना पर छाया सारा खोल मकड़ी के जाले जैसा धुंध अचानक फट गया और सपना टूटने पर मैं जाग उठा हूं। यह मैंने क्या किया? लेकिन तब तक बर्फ सी ठंडी पटरियों ने मुझे अपने से चिपका लिया है और बढ़ते इंजन का पंखा मुझे छूने लगा है। दांत भींचकर मैं जोर से पंखे को पकड़ लेता हूं। प्रभा की नीली सूरत आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन इंजन की गति के साथ मैं घिसट रहा हूं। 1 पल, 2 पल, मेरे हाथों की ताकत चूक गई है, मेरी पकड़ छूट गई है और मैं जोर लगाकर चीखना चाहता हूं, प्रभा! और मेरे खुले मुंह पर दनदनाते इंजन के भारी भारी पहिए घूमते चले जाते हैं। सारी तस्वीर ऐसी सजीव होकर मेरे सामने आ गई कि मुझे लगा कहीं मैं यह सब कर ही न डालूं। लेकिन मैंने पांव पटरी से हटा लिया था और तब गाड़ी सामने आकर खड़ी हो गई थी। मेरे सामने ही 2 डिब्बे के जुड़ने की जगह खाली ही थी। मोटे मोटे तार और लोहे की भारी भारी हथेलियों से निकल डंडे डिब्बों की दूरियां बनाए रखने के लिए आपस में सट रहे थे। एक लाला जी खिड़की से मुंह निकाले दातुन कर रहे थे। मैं दोनों गाड़ियों के बीच यूं ही खड़ा रहा जैसे 2 दीवारों के बीच में घिर गया हूं। मन में आया, मान लो अभी हैंडल पकड़ लूं और इस डिब्बे में जा बैठूं तो? और अगले ही क्षण मैंने अपने को बंबई से विदेशों को जाने वाली पानी के जहाज में खलासी के कपड़े पहने हुए देखा। लेकिन शीघ्र ही वह तस्वीर कोपिन पहने, दाढ़ी बढ़ाए, कमंडल लिए साधु के रूप में बदल गई। मैंने देखा मैं बाबा काली कमली वाले आश्रम में कंबल लपेटे पड़ा रहता हूँ और ऋषिकेश के एक भारी से पेड़ के नीचे मेरी एक कुटिया है। जाने कितना समय यूं ही बीत जाता है और तब विधवा वेश में एक औरत
कई और बुढ़िया के साथ आकर मेरी कुटी के सामने खड़ी हो जाते हैं। नहीं, हर की पैड़ी पर मैं नहाते हुए एक औरत को देखता हूँ कि अरे यह तो प्रभा है। मैं प्रभा को पहचान लेता हूँ, लेकिन वह मेरी दाढ़ी और मोटे कंबल के कारण नहीं पहचान पाती। फिर दिखाई दिया, लोग मुझे जूतों और लाठियों से पीट रहे हैं। नहाती हुई एक जवान औरत के पास मैं पहुंचा था और उसे प्रभा प्रभा के नाम से बुलाने लगा था। और फिर एक साथ ही सारी तस्वीरें गड़मड़ होकर एक बड़ी तस्वीर में बदल जाती है। अखबार में मेरी तस्वीर छपी है। प्रिय बेटा समर, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, एक बार तुम्हें देखना चाहती है। सामने वाली रेल की सीटी से चौंककर फिर मैं तंद्रा से जागा। सामने वाले ट्रेन का मेरे आगे वाला पहिया धीरे धीरे घूमा। अगर दो डिब्बों के बीच की खाली जगह में अचानक कूद पड़ूं तो, या लपक कर हैंडल पकड़कर डिब्बे में चढ़ जाऊं तो। अब पीछे वाली ट्रेन भी खिसकने लगी थी। दोनों गाड़ियां दो विरोधी दिशाओं की तरफ सरक रही थी। मुझे लगा जैसे मैं तेजी से चक्कर खाते चाक पर खड़ा हूं। भीतर कोई दोहराए चला जा रहा है, कूद पड़, चढ़ जा, कूद पड़, चढ़ जा। घबराकर मैंने ऊपर देखा। सारा आकाश डग डग करता घूमने लगा था।